हेलो बच्चों, तो हम आपको आज समझाने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर से इतने क्वेश्चन फंसते हैं कि और किसी पार्ट के अंदर से नहीं फंसते। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ये जो चैप्टर है इसके अंदर कई पार्ट्स हैं इसके। हमने इस वीडियो में सभी पार्ट्स का निचोड़ निकाल रखा है, जो कि आपको किसी भी मॉडल पेपर या फिर स्कूल में नोट्स में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी जानकारी को ध्यान से समझें। तो इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है। तो इसका फर्स्ट हेडिंग है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो ये जो पुष्पों में जो जनन होता है उसकी निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं पहला टॉपिक है। तो ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। फर्स्ट युग्मक जनन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट जेनेसिस, और सेकंड है युग्मक स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। यानी कि जो निषेचन होता है पौधों में उसके पहले की दो संरचनाएं होती हैं, फर्स्ट युग्मक जनन और सेकंड युग्मक स्थानांतरण। आप एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न के हिसाब से लिख कर आएंगे। तो युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन होता क्या है? तो युग्मक जनन भी दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट नरयुग्मक, सेकंड मादा। जब भी किसी चीज़ में निषेचन होता है तो उसमें दो जेंडर भाग लेते हैं, पहला नरयुग्मक और सेकंड हमारा मादा। तो युग्मक जनन होता है जो मतलब निषेचन पूर्व संरचनाएं हैं, इसकी दो घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा युग्मक जनन, जो युग्मक जनन भी दो प्रकार का होता है, पहला नरयुग्मक, सेकंड मादा। अब नरयुग्मक क्या है? नरयुग्मक को पुंकेसर या परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये हमारा नरयुग्मक है, पुष्पों का नरयुग्मक है, उसको हम पुंकेसर या परागकण कहते हैं, जो युग्मक स्थानांतरण की क्रिया के द्वारा मादा तक पहुंचते हैं। यानी कि यदि पुंकेसर एक है, यानी कि नरयुग्मक यदि एक है तो उसको पुंकेसर कहेंगे, और यदि ज़्यादा है तो इसको पुमंग कहते हैं। ठीक है। फिर मादा, मतलब ये इसका नरयुग्मक का कार्य हो गया, और मादा है अंडाणु। मादा का कार्य है अंडाणु बनाना। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है निषेचन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर ईयर पेपर में आता ही आता है। बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक निषेचन, ये आना ही आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये निषेचन होता क्या है? युग्म का संलयन, यानी कि जो नर और मादा होते हैं इनका मिलना। संलयन का होता है मिलना। युग्म का संवहन या मिलना, नर युग्मक के पुंकेसर या परागकण मादा के पास पहुँचते हैं पहुँचते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि जो मादा है और नर है, ये दोनों आपस में, इनके कण जो होते हैं आपस में मिलते हैं, तो इस क्रिया को, इस घटना को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और यहाँ पर द्विनिषेचन हो रहा है, क्योंकि दो हैं नर और मादा, तो द्विनिषेचन हो रहा है। इन पौधों में द्विनिषेचन ही होता है। सेकंड है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, यानी कि जो निषेचन क्रिया होती है इसके पहले की जो कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब निषेचन के बाद युग्मक जनन हो गया, मतलब निषेचन की क्रिया के बाद युग्मक जनन हो जाता है, फिर ये भ्रूण में कन्वर्ट होता है, जिससे नए पौधे का जनन होता है। मतलब निषेचन के बाद युग्मक जनन हो जाता है, फिर भ्रूण में ये कन्वर्ट होता है, जिससे कि हमारा अंडाणु के अंदर से नए पौधे का उत्पन्न होता है। तो ये पूरा डायग्राम है, पुष्प का पूरा डायग्राम है। यही डायग्राम सेम टू सेम आपको छापना है बोर्ड एग्जाम में, सेम टू सेम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ही डायग्राम आपको छापना है, बिल्कुल सेम टू सेम। कहीं पर भी ऐसे डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। जो इस नोट डाउन कर लीजिए आप लोग सब टॉपिक्स। ये देखिए, ये होता है पुष्प, आपको ये फूल पत्तियों वाला ये पुष्प कह देते हैं। ये वाला, ये ऐसे ऐसे करके पुष्प, ये वाला पुष्प बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको क्या करना है? आपको ये वाला पुष्प, इसमें जो है इसके अंदर के सारे भाग इसमें दिख रहे हैं, ना कि ये बनाना है आपको। ये बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना आपके नंबर 0 आएंगे। ठीक है। तो
तो ये जो ऐसा वाला भाग होता है ये होता है स्त्री केसर, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। और ये जो भाग है ये वाला, ये भाग ये होता है पुंकेसर स्टेमिस, जिसको हम नर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, इनको हम दल कहते हैं। ये रंग बिरंगी क्यों होती हैं, बहुत बार पूछ लेता है कि पत्तियां रंग बिरंगी क्यों होती हैं। तो ये रंग बिरंगी इसलिए होती हैं कि परागकण होता है इनमें, तो ये कीट द्वारा परागकण, मतलब कीटों को अपनी ओर आकर्षित करें, जिसके द्वारा परागण की क्रिया हो सके। उसके बाद ये पुष्प जिस पर टिका रहता है, पुष्पासन, जिस पर संपूर्ण पुष्प टिका रहता है, उसको कहते हैं पुष्पासन। ठीक है ना। और ये जो हरी हरी ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं प्यारी सी, इनको कहते हैं बाह्य दल। ये बाह्य दल होती हैं जो कि बाहर से इनकी रक्षा करती हैं पुष्प की। और ये सबसे लास्ट में नीचे ये नोक सी है, इसको कहते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, अगर आप ये मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, बाकी वर्तिका वर्तिकाग्र वगैरह स्त्री केसर के अंगों में आगे हम पढ़ेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो भी है मेन है। ठीक है, फिर है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना मतलब इसके भागों का निचोड़ हम आप निकालेंगे। पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प की संरचना 2 अंगों से मिलकर बनी है। मतलब ये जो पुष्प है हमारा, ये जो पुष्प है इसकी संरचना 2 अंगों से हुई है, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर स्त्री केसर और पुंकेसर ही नहीं होंगे तो पुष्प में जनन नहीं होगा, और जनन नहीं होगा तो फिर पुष्प की संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये 2 अंगों से मिलकर बना है, जिन्हें चक्र भी कहते हैं। ओके, ये कितने प्रकार का होता है, सहायक अंग और लैंगिक अंग। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, सहायक अंग और लैंगिक अंग। पुष्प में 2 अंग होते हैं। ठीक है ना। सहायक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज में सहायता प्रदान करना, तो सहायक अंग होते हैं सहायता देने वाले, पुष्प को सहायता देने वाले। और लैंगिक अंग का मतलब होता है आवश्यक अंग। ये बहुत ही ज्यादा पुष्प के आवश्यक अंग है। अगर ये नहीं होंगे तो नया पुष्प उत्पन्न नहीं होगा। जब लैंगिक अंग नहीं होंगे तो लैंगिक जनन नहीं होगा, और जनन नहीं होगा तो पुष्प उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो सहायक अंग क्या होते हैं, सहायक अंग वे होते हैं जो ये एक पुष्प को तैयार करने में सहायक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि पुष्प को सहायक करने में, यानी कि जैसे कि दल, ये दल होते हैं ना, क्योंकि उसकी रक्षा करते हैं, तो ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं, बाह्य दल और दल। ठीक है ना। और है लैंगिक अंग क्या होते हैं, और लैंगिक अंग वे होते हैं जिनमें नर व मादा होते हैं, जिससे लैंगिक जनन द्वारा नए पुष्प का निर्माण होता है। ये भी 2 प्रकार के हैं, नर व मादा। मतलब लैंगिक अंग वे हैं जो नर या मादा है, ये इनके बिना लैंगिक जनन होगा ही नहीं। तो ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आते हैं सहायक अंग। ठीक है ना। सहायक अंग होते हैं बाह्य दल और दल। ये वाले जो सहायक अंग है, बाह्य दल और दल को अब हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जैसे मैंने ये नोट्स बनाए सेम टू सेम आपको ऐसे ही नोट्स बना के एग्जाम में छापने हैं बस। ठीक है, सहायक अंग है बाह्य दल और दल, ये वाले हैं सेम, और कुछ अलग से नहीं है। ये बाह्य दल और दल। तो बाह्य दल कहते हैं पुष्प की पत्तियों को, क्या कहते हैं, बाह्य दल। ये है बाह्य दल, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। बाह्य दल क्या है, ये पुष्प की पत्तियां ही तो बाह्य दल, और क्या है बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल कहते हैं पुष्प की पत्तियों को। और यदि ये एक से ज्यादा है तो इन्हें बाह्य दल पुंज कहेंगे। मतलब रहेगा भाई, बाह्य दल के आगे सिर्फ पुंज जुड़ जाएगा अगर ये एक से ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई चीज एक है तो उसको एक वचन, ज्यादा है तो बहुवचन ऐसे कहते हैं, वैसे ये है बाह्य दल, इसको बाह्य दल पुंज कहेंगे। उसके बाद आता है दल। दल कहते हैं पुष्प की पंखुड़ी को, और यदि ये एक से ज्यादा है तो इसे दल पुंज कहते हैं। सेम टू सेम इसमें ये दल कहते हैं, अगर यदि एक से ज्यादा है तो इसको दल पुंज कहते हैं, पंखुड़ी। उसके बाद आते हैं हमारे लैंगिक अंग और आवश्यक अंग, ये वाले लैंगिक अंग और आवश्यक अंग। ठीक है, लैंगिक अंग में होते हैं नर व मादा। नर को कहते हैं पुंकेसर और मादा को कहते हैं स्त्री केसर। ये नर को पुंकेसर और मादा को स्त्री केसर मेन टॉपिक है, ये आपको याद रखनी है। एमसीक्यू में पूछ लेता है कि 1 नंबर में कि नर का लैंगिक अंग उसको क्या कहते हैं, तो भाई पुंकेसर कहते हैं। मादा का लैंगिक अंग उसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, सीधा ऐसा ही नहीं में यदि पुंकेसर एक से ज्यादा है, यदि पुंकेसर एक से ज्यादा है तो इसे पुमंग कहेंगे, और यदि स्त्री केसर एक से ज्यादा है तो इसे जायांग कहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर पुष्प के प्रकार, ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है। पुष्प के प्रकार कितने होते हैं, एक पुष्प की संरचना और एक पुष्प का प्रकार।
डायग्राम तो आना ही है। एक लिंगी पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक लिंगी, द्विलिंगी, अनसेक्सुअल और बिसेक्सुअल। एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं? एक लिंगी वे होते हैं जिस पुष्प में एक लिंग होता है, नाम से ही पता चल रहा है इसकी एक लिंगी, यानी कि एक लिंग होता है और जिसमें एक होता है सिर्फ, ठीक है ना। जैसे ये वाला डायग्राम है यहाँ पे, जिस पुष्प में एक लिंग होता है यानी कि नर या मादा दोनों में से कोई एक हो, दोनों में से कोई एक हो, ये तो होता है हमारा नर और ये होता है मादा। तो इसमें सिर्फ क्या है, ये वाला जो फूला हुआ भाग है ये नहीं है ना, इसमें मादा नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ ये वाला भाग है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो ये नरलिंग, सिर्फ नरलिंग। ये तो पत्तियां हैं, ये पुष्प ग्रंथ, इसमें पुष्प टिका रहता है, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही जो दिख रहा है हमें, तो ये कौन सा हुआ, आप पहचान सकते हैं पुष्प को देखकर, ठीक है। ये एक लिंगी है, ये आप डायग्राम आप बना सकते हो। द्विलिंगी, बिसेक्सुअल द्विलिंगी है, और जिनमें दोनों लिंग यानी कि द्विलिंगी, दोनों, द्वि से मतलब है द्विलिंगी, दोनों नर या मादा दोनों उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। अब देखिए ये फूला हुआ भाग जो है ये है मादा और ये है नर, ठीक है। ये तो पत्तियां वगैरह सहायक, मतलब इसके सहायक अंग है। तो ये है मेन टॉपिक्स, मादा और नर, इसमें दोनों है ना, तो द्विलिंगी हो गया। ये क्या हो गया, द्विलिंगी। और आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके बारे में हमने जो जो आपको बताया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।